ये आकाशवाणी है। कोविड-19 पर विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर नीरज गुप्ता। नमस्कार श्रोताओं, भारत में इस समय कोरोना के विरुद्ध विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है और इस कार्यक्रम को शुरू हुए 1 सप्ताह हो चुका है। लोगों में टीकाकरण को लेकर खासा उत्साह है और इसकी पहली पंक्ति में जिन स्वास्थ्य कर्मियों का टीकाकरण हुआ वो खुद तो वैक्सीनेशन करा ही रहे हैं, साथ ही दूसरों को भी ये स्वास्थ्य दूत प्रेरणा दे रहे हैं। श्रोताओं, कोरोना और उसकी वैक्सीन को लेकर आपको जागरूक करने के लिए आकाशवाणी पर हम आपके लिए लेकर आते हैं कोरोना जागरूकता पर विशेष कार्यक्रम। और आज के इस एडिशन के साथ मैं हूं सिद्धार्थ सिंह। श्रोताओं, कोरोना को लेकर आपके मन में चल रहे तमाम सवालों का जवाब देने के लिए और इस पर चर्चा करने के लिए आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमारे साथ हैं वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग अस्पताल नई दिल्ली के रेस्पिरेटरी मेडिसिन विभाग में प्रोफेसर डॉक्टर नीरज गुप्ता। डॉक्टर नीरज, नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। डॉक्टर नीरज जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी नमस्कार, और सभी श्रोताओं को मेरा नाम नमस्कार। आपको आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल, आवाज आ रही है डॉक्टर साहब। श्रोताओं, कोरोना से संबंधित सवाल डॉक्टर नीरज से टोल फ्री नंबर 1800-115767 और 011-233-14444 पर पूछ सकते हैं। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AINews पर #AskAIR पर अपने सवाल पोस्ट भी कर सकते हैं। डॉक्टर नीरज, अगर हम देश में चल रहे दुनिया के सबसे बड़े कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि अब तक 13,90,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। पिछले 24 घंटों में 3,47,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया है। आप विश्व के इस सबसे बड़े कोविड-19 टीकाकरण कार्यक्रम के बारे में क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये विश्व का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम है और इसमें पहल भारत ने देश ने की है। हमारी अपनी बनाई हुई वैक्सीनेशन है जिसको हमने बहुत अच्छे तरीके से टेस्ट करने के पश्चात ही सभी को एडवोकेट किया है और लगाए जा रहे हैं। और प्रथम चरण में जितने भी हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, जो फ्रंटलाइन वर्कर हैं, उन सबको इसको वैक्सीनेट करने का बीड़ा उठाया है। उसके पश्चात 50 साल से वर्ष के ऊपर के सभी व्यक्ति और 50 साल से कम जिनको कोई कोमॉर्बिडिटीज हैं, जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर या इस प्रकार की कोई भी सीरियस बीमारियां हैं, तो उनको भी वैक्सीनेट किया जाएगा। जी, और डॉक्टर नीरज, जहां एक ओर कोविड टीकाकरण पूरे जोर शोर से चल रहा है हमारे देश में, वहीं दूसरी ओर कोरोना के मामले में लगातार कमी दर्ज हो रही है। अगर हम पिछले 24 घंटे की बात करें तो लगभग 14,000 नए मरीज सामने आए हैं। आप कोविड-19 की टीकाकरण के बाद वर्तमान स्थिति को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये दोनों तरह से देखा जा सकता है। कुछ स्थान ऐसे हैं, जैसे कि हो सकता है दिल्ली हो या आसपास के जो क्षेत्र हैं, जहां पर कि कोविड का इन्फेक्शन की वजह से कुछ लोगों में इम्यूनिटी आ चुकी है जी, और उनके प्रभाव की वजह से इन्फेक्शन का स्प्रेड बहुत स्लो हो गया है। किंतु अभी भी इन्फेक्शन आ रहे हैं और जो आ रहे हैं उनमें से कुछ सीरियस भी हैं जी। अब केरला में आप देखेंगे तो इंसिडेंस अभी भी हाई है। 40% तकरीबन जो व्यक्ति जो अभी देश में पॉजिटिव है वो केरला से आ रहे हैं। यानी कि अभी वहां पे कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहां पर अभी कोरोना नहीं पहुंचा है और ये वो वल्नरेबल एरियाज हैं जहां पर कोरोना बढ़ने की उम्मीद है। और जैसे जैसे टीकाकरण किया जाएगा और स्वास्थ्य कर्मी जो वैक्सीनेट हो जाएंगे, फ्रंटलाइन वर्कर वैक्सीनेट हो जाएंगे, वैसे वैसे ही इनका जो हमको लड़ने की क्षमता है हमारी बढ़ जाएगी और धीरे धीरे सभी व्यक्ति जब वैक्सीनेट हो जाएंगे तो हम इस पे काबू भी पा लेंगे। जी, और डॉक्टर नीरज, आप कोरोना वॉरियर्स तो हैं ही और अग्रिम पंक्ति में टीका लगवाने वाले लोगों में आप शुमार हैं। क्या कुछ अनुभव रहा है आपका? देखिए, सैटरडे को जिस दिन शुरू हुआ था उसी वक्त प्रधानमंत्री के संवाद के पश्चात टीकाकरण शुरू हुआ था और अपने अस्पताल के पहले डॉक्टर्स में से एक मैं था जिसको टीका लगा। मेरे लिए बहुत अच्छा था क्योंकि मैंने वॉलंटियर भी किया था और मेरे को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं हुई। हमें जितने भी डॉक्टर्स को लगे उस दिन सभी स्वस्थ रहे, किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। एक सिर्फ डॉक्टर को थोड़ा हेडेक जरूर हुआ
किंतु किसी को कोई भी बीमारी नहीं हुई है और अब तक हमारे अस्पताल में 200 करीब लोगों को टीका लग चुका है, तो किसी को भी कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। और जो आंकड़े हम देख रहे हैं, जो साइड इफेक्ट अगर किसी को हुए भी हैं वो बहुत ही माइल्ड हैं। मेरी वाइफ जो भी डॉक्टर है, उन्होंने भी कल टीका लगवाया था और उनको भी कोई इफेक्ट नहीं हुआ है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो लोगों को एक एप्रीहेंशन है, डर है कि कोई एक साइड इफेक्ट हो सकता है या नुकसान हो सकता है, वो बेबुनियाद है। सेफ्टी प्रोफाइल हमारे पास रिपोर्ट्स पहले से थी ही और ये बिल्कुल सेफ है, किंतु अब इतने 19 लाख करीब जो लोगों को लग चुका है, तो उससे तो बिल्कुल साफ है कि ये एकदम सेफ है। देखिए, हर टीकाकरण के कुछ कह लीजिए पहलू होते हैं या चरण होते हैं। पहले में एक एंथुसियाज्म होता है, उत्साह होता है, फिर उसके बाद में एक एप्रीहेंशन होती है, फिर तीसरे स्टेज में आपको रियलाइजेशन होता है कि ये एक्चुअली में बिल्कुल ठीक है जी। तो मेरा ये मानना है कि इसमें किसी प्रकार के डर की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बहुत सेफ है वैक्सीनेशन, चाहे वो कोवैक्सीन हो या कोविशील्ड हो। और बल्कि अब हम खुद भी नहीं लगा रहे हैं, बल्कि अपने अड़ोस पड़ोस के देशों में दे भी रहे हैं। इतना लोगों को हम पे कॉन्फिडेंस है कि वो हमसे वैक्सीन ले रहे हैं और हमारे यहाँ तो लाइन लगी है मांगने वालों की भी जी। जिनको शायद हम कितना दे पाएंगे, कितना हम प्रोडक्शन कर पाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया है कि हम सभी की मांग पूरी करेंगे। डॉक्टर नीरज, आपने अभी जो बातें, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम किसी का व्यक्तिगत अनुभव, आप किसी और की बात नहीं बता रहे हैं बल्कि खुद की बात बता रहे हैं कि किस तरीके से टीकाकरण आपने करवाया और उसके बाद आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई और आपकी फैमिली में भी लोगों ने कराया, तो ये हमारे श्रोताओं के लिए बहुत बड़ा संदेश है और उन लोगों के लिए भी संदेश है जो इस टीके को लेकर भ्रामक खबरें फैला रहे हैं जगह जगह। तो ऐसे लोगों से जो इस तरह की खबरें दे रहे हैं, उनसे आप क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि ये लोग या तो किसी डर के कारण ऐसी खबरें फैला रहे हैं या उनका कोई इसमें कोई मतलब है, किंतु मैं ये कहूंगा कि लोग ऐसा ना करें, बल्कि ये कहें कि टीकाकरण खुद भी लगवाएं, औरों को भी लगवाएं और देश को कोरोना से मुक्त करवाएं। जी बिल्कुल, क्योंकि ये जो टीका है उससे खतरा कोरोना को है, ना कि किसी इंसान को है। इंसान को, सही है जी। डॉक्टर नीरज, आपसे जानना चाहेंगे, अगर किसी व्यक्ति को कोविड वैक्सीन लगवानी है, जैसे कि अगर हम अगली पंक्ति के व्यक्ति की ही बात करें, तो इसकी पंजीकरण या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होगी? देखिए, रजिस्ट्रेशन जो इंस्टीट्यूशन है उन्होंने अपने अपने इंस्टीट्यूशन से रजिस्ट्रेशन कराए हैं। सरकार ने कोविन ऐप इसके लिए सुविधा उपलब्ध कराई है, जिसमें इन सभी का रजिस्ट्रेशन होगा और रजिस्ट्रेशन के समय कुछ फोटो आईडीज की जरूरत पड़ती है, वो दिखाने के साथ पंजीकरण होगा। किंतु ये क्लियर कर देना चाहूंगा कि प्रथम चरण में केवल हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर को ही लगाए जाएंगे और शायद आम जनता को अभी अवेलेबिलिटी के बेसिस पे ही उनको उपलब्ध कराया जाएगा। जब प्रथम चरण का ये जब लोग का पूरा हो जाएगा जी, तो फिर 50 साल से ऊपर के सभी व्यक्तियों को लगाने का काम शुरू होगा और उसमें जनता का भी नंबर आएगा। डॉक्टर नीरज, आपसे जानना चाहेंगे, अगर किसी व्यक्ति ने कोविड-19 वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो क्या उसे वैक्सीन लग पाएगी? अगर हम फ्रंटलाइन वॉरियर्स की ही बात करें तो? हाँ, फ्रंटलाइन वॉरियर्स में ऐसा है कि आज अब सरकार ने ये नए इंस्ट्रक्शन जारी कर दिए हैं कि ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए उनके फोटो आईडी की आवश्यकता होगी, चाहे वो पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, इलेक्शन वोटर कार्ड हो, बैंक पासबुक हो, और ये बहुत से जो उनको आई कार्ड मिलते हैं वो आई कार्ड भी उनके रजिस्ट्रेशन कराने आवश्यक होंगे और उसमें रजिस्ट्रेशन के पश्चात उनको दिया जाएगा। अभी अवेलेबिलिटी करा रहे हैं कि जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ है उसके अगर बाद भी अगर कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो इच्छुक हैं, तो वो व्यक्ति रजिस्ट्रेशन सेंटर पे जाकर के रजिस्ट्रेशन करवा के अपना वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। इस प्रकार की भी बंदोबस्त किया जा रहा है। जी डॉक्टर नीरज, हमारी आपसे इस बात पर चर्चा जारी रहेगी और इस बीच हमारे बहुत सारे कॉलर्स हैं जो कार्यक्रम में हमसे जुड़ रहे हैं और आज के कार्यक्रम की हमारी पहली कॉलर उत्तर प्रदेश में बलरामपुर से रिंकी तिवारी जी हैं। रिंकी जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है, कैसी हैं आप? जी सर, बिल्कुल स्वागत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ जी, और नमस्कार मैं स्वीकार करती हूँ, फिर भी मैं आपको नमस्कार करती हूँ। जी बताइए रिंकी जी, आज आपका क्या सवाल है?
जी डॉक्टर सर को भी मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। और फरीदाबाद से अनवर सर को मेरा नमस्कार। तो पहले 26 जनवरी को आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं और नेता सुभाष चंद्र बोस को मेरा शत नमन। और सर मैं क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, जैसे कोविड वैक्सीन लग जाएगी हम लोगों को, तो सर क्या पूरा प्रिकॉशन का पालन करना पड़ेगा, जैसे हैंड हाइजीन, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, ये सब का पालन करना पड़ेगा? इस पे जानना चाहते हैं प्रिकॉशन सर का। धन्यवाद जी। डॉक्टर नीरज, ये बहुत आम सवाल है कि एक बार वैक्सीनेशन होने के पश्चात क्या हमें जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, चाहे वो मास्क लगाना हो या सामाजिक दूरी या सुरक्षित दूरी बनाए रखना हो, तो क्या इनका पालन हमें करते रहना पड़ेगा? बिल्कुल, इस बारे में कोई शक शुबा नहीं है कि ये कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जैसा आपने जिक्र किया है, इसको मेंटेन करना होगा। मैं ये क्लियर कर देना चाहूंगा कि वैक्सीनेशन के 2 डोज हैं। पहली डोज के पश्चात 28 दिन के बाद दूसरी डोज लगेगी और दूसरी डोज के 15 दिन के पश्चात ही मानेंगे कि इसका इम्यूनाइजेशन कंप्लीट हुआ है और आपके अंदर इसके लड़ने की क्षमता सफिशिएंट क्वांटिटी में आ चुकी है। किंतु जब तक ये नहीं आती है तब तक तो आपको बिहेवियर रखना ही है, यानी कि हैंड वॉशिंग, मास्क और 2 फीट 6 फीट की दूरी आपको रखनी है। लेकिन इसके बाद भी अगर आप ये जारी रखें तो ये समाज के लिए आपकी एक सेवा ही होगा और अपने को तो बचाएंगे ही, दूसरे को भी इससे प्रोटेक्शन देंगे। जी। और डॉक्टर गुप्ता, अगर हम देखें कि जब से कोविड का समय आया है या पिछले हम ये कह सकते हैं कि मार्च के बाद से लोगों ने मास्क का प्रयोग करना शुरू किया है या हैंड हाइजीन के पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, तो आप चूंकि रेस्पिरेटरी डिजीज को पूरे डिपार्टमेंट को हैंडल करते हैं, बहुत सारे पेशेंट्स के साथ आप रूबरू होते हैं, तो आपका व्यक्तिगत अनुभव क्या रहा है कि क्या इन दिनों इस तरह की इन्फेक्शियस डिजीज जो दूसरी बीमारियां हैं, क्या उनमें भी गिरावट आई है? हाँ बिल्कुल। इसमें खैर अभी आंकड़े तो मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, वो तो हम एनालिसिस कर रहे हैं, किंतु मास्क लगाने से और हैंड हाइजीन से हमारे को न केवल पेशेंट्स को, एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में जो बीमारी फैलती थी या डॉक्टर के माध्यम से फैलती थी वो भी कम हुई है, बल्कि जो रेस्पिरेटरी बीमारियां इन दिनों में सर्दियों में देखी जाती थी वो भी इतने नहीं देखने में आई है। हमारी ओपीडीज में जो हम लोग रूटीनली फेस कर रहे थे वो भी अब कम हो रहा है और मेरे को ऐसा लगता है कि जो कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं वो उनका भी स्तर थोड़ा सा कम हो रहा है। आंकड़े आएंगे तो उसे स्पष्ट हो जाएगा, किंतु मेरा ऐसा मानना है कि इसमें गिरावट आई है। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात डॉक्टर साहब आपने हमारे श्रोताओं से साझा की है, क्योंकि इस तरह का अगर हम उसको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर भी कहें तो न सिर्फ कोविड के लिए बल्कि दूसरी इन्फेक्शियस बीमारियों से हमें ये सारे जो इस तरह का बिहेवियर है या हैंड हाइजीन है या मास्क है उससे भी हमें बचाना बल्कि मेरा एक और ये भी मानना है कि जो हम मास्क अगर कंटिन्यूस लगाते हैं उससे हमारे जो सांस के रोगी थे जिनको पोल्यूशन से भी समस्या होती थी उनको भी थोड़ी समस्या में कमी आई है, क्योंकि मास्क जो है वो पोल्यूटेंट फिल्टर करता है तो उनके बीमारी भी ट्रिगर कम हो रही है, यानी कि उनकी जो बीमारी की सिवियरिटी थी वो भी अब उतनी देखने में नहीं मिल रही है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मास्क लगा देना कंपलसरी कर देना चाहिए। जी, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई, क्योंकि ये जिस दिन हम ये समझ लेंगे डॉक्टर नीरज कि ये मास्क हमारा दोस्त है, ये हमारी सुरक्षा करता है, हम पर कोई भार नहीं है, उस दिन शायद ये भ्रांति दूर हो जाएगी लोगों की। बिल्कुल सही कहा। और इस बीच हम उत्तर प्रदेश का रुख करेंगे, सुल्तानपुर का, जहां से अरविंद जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। अरविंद जी नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी अरविंद जी, आपको हमारी आवाज आ रही है? हेलो हेलो जी अरविंद जी नमस्कार, स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। मैं खून पतला करने वाली दवा लेता हूँ। जी जी। तो क्या मेरे को वैक्सीन लेने में कोई दिक्कत होगी? जी डॉक्टर नीरज, बड़ा अहम सवाल है कि अगर कोई व्यक्ति खून को पतला करने वाली दवा ले रहा है, जैसे बहुत सारे कार्डियक पेशेंट्स या दूसरी बीमारियों में लेते हैं, तो क्या वो वैक्सीन लगवा सकते हैं? उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी? हाँ, इसमें ये प्रिकॉशनरी है कि जो हम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाते हैं तो उसमें अगर कोई व्यक्ति अगर खून पतला करने की दवाई ले रहा है और उसकी वजह से अगर इसका खून क्लॉटिंग टाइम अगर चेंज होता है
तो उससे ये नुकसान हो सकता है। तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को थोड़ी प्रिकॉशन के साथ इसको इंजेक्शन लगाई जाएगी। जी डॉक्टर नीरज, ये जो खून पतला करने वाली जो दवाएं होती हैं, हम किस तरह की बीमारियों में लेते हैं इन्हें? तो देखो, एक तो हार्ट पेशेंट्स लेते हैं जो एस्प्रिन या क्लोपिडोग्रेल लेते हैं। दूसरे वो व्यक्ति जिनको हम बोलते हैं थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर्स, जी, इसमें पैरों में क्लॉट बन जाते हैं, इससे हमारे लंग्स में क्लॉट चले जाते हैं, या किसी और बीमारी की वजह से भी क्लॉट बनने की टेंडेंसी पैदा होती है। तो ऐसे व्यक्तियों को लंग्स में क्लॉट की वजह से नुकसान होता है, तो उनको ये ब्लड थिनर दी जाते हैं, जैसे कि वारफेरिन या क्यूमेरिन वगैरह की मेडिसिन। और आजकल जो नई वाली मेडिसिन भी आती हैं वो दी जाती हैं। कुछ मेडिसिन होती हैं जो रिवर्सिबल होती हैं, उनको हम बंद कर सकते हैं, फिर हम वैक्सीनेशन करा के दोबारा भी शुरू कर सकते हैं। जी। और डॉक्टर वार्ष्णेय, अगर कोई व्यक्ति गंभीर बीमारी जैसे कैंसर, मधुमेह, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, इन जैसी बीमारियों से पीड़ित है और इसके लिए वो दूसरी दवाएं ले रहा है, तो क्या ऐसे लोगों को वैक्सीन लगवानी चाहिए? जी, जो 50 साल से ऊपर के व्यक्ति या 50 साल से नीचे के उम्र जिनको इस प्रकार की बीमारियां हैं, उनके लिए रिकमेंडेड है कि वो जरूर लगवाएं वैक्सीनेशन, क्योंकि उससे हमारी मोर्टेलिटी का स्तर कम हो जाता है या उनको प्रोटेक्शन मिलती है। जी। किंतु उसमें कुछ 2-3 बातें ऐसी हैं, कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो ऐसी दवाई ले रहे हैं जिससे कि शरीर की इम्यूनिटी कम होने का, जैसे कि लॉन्ग डोज स्टीरॉयड्स हैं या कीमोथेरेपी के एजेंट्स हैं, ऐसे व्यक्तियों को हम रेफर करेंगे वैक्सीनेशन जब तक वो बंद ना हो जाए। जी। और इस बीच राजस्थान का रुख करते हैं। जोधपुर से हमारे कॉलर धनराज जी जुड़ गए हैं। धनराज जी नमस्कार। जी नमस्कार जी, सर। बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? मैं सर ये जानना चाहता हूँ, हम 2005 से यहाँ हिंदुस्तान में आए, पाक नागरिक थे। अब नागरिकता हम लोगों को मिल गई है सर। जी जी। हमारी उम्र 52-53 साल है सर। जी। और मेरी माता जी 80 साल है। इनको भी कोविड का टीका लग जाएगा और उनके लिए क्या करना पड़ेगा सर? जी डॉक्टर गुप्ता, अगर 50 साल से ज्यादा की उम्र के लोग या जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, उनके लिए क्या टीका लगवाने के लिए क्या सरकार की नीति है? सरकार ने ये निर्णय लिया है कि सभी व्यक्तियों को वैक्सीनेट किया जाएगा, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन। प्रथम चरण में डॉक्टर, नर्सेज, हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर, हमारे आर्मी, पुलिस तथा स्वास्थ्य कर्मचारी वगैरह या जो सैनिटेशन वर्कर, इन सभी व्यक्तियों को लगाया जा रहा है। उसके पश्चात हम 50 साल से उम्र के जो बड़े व्यक्ति हैं, जैसे इनमें आप और इनकी माता जी हैं, इनको भी लगाया जाएगा। जी, तो अब हम रुख करते हैं बिलासपुर का, जहां से प्रदीप गुप्ता जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। प्रदीप जी नमस्कार। जी सर, स्वागत के लिए नमस्कार सर। जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं प्रदीप जी आप? जी सर, मेरा ये सवाल था सर कि जैसे मेरी 5 वर्ष की बच्ची है सर, तो इनका आंखों का ट्रीटमेंट चलता है सर, तो कोविड की वजह से साल भर हो गया जी, थोड़ी डर के नाम से ले जा नहीं रहा था इसको जी, और मेरे को काफी दूर जाना पड़ता है बिलासपुर से चेन्नई। तो सर इसको क्या सावधानी बरत के ले जाना चाहिए या नहीं लेके जाना चाहिए? सर दूसरा सवाल था सर कि जैसे बच्चे में जैसे संक्रमित होती है, कितना ज्यादा डर रहता है, कितने खतरे रहते हैं, ये जानना था सर मेरे। जी डॉक्टर प्रदीप, ये बहुत अहम सवाल यहाँ पे इन्होंने उठाया है। बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जो रेगुलर चेकअप्स के लिए जाते थे, लेकिन कोरोना काल में एक डर था और वो इस दौरान नहीं जा पाए हैं रेगुलर चेकअप्स के लिए। तो ऐसे लोगों से आप क्या कहेंगे? उन्हें किस तरीके की सावधानी रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, बहुत से अस्पताल ऐसे हैं जो कोविड और नॉन कोविड दोनों प्रकार के मरीजों को देखते हैं, किंतु उन्होंने कोविड व्यक्तियों के लिए सेपरेट अरेंजमेंट किया है ताकि कोविड और नॉन कोविड पेशेंट्स आपस में ना संपर्क में आ सकें। मेरा ये मानना है कि अब चूंकि कोविड पे काफी हद तक गिरावट आ रही है, तो ये व्यक्ति जिनको जैसे बच्चों का वैक्सीनेशन कराना है, बच्चों में अगर कोई क्रॉनिक बीमारी है उनको दिखाना है, तो वो जरूर जाएं ऐसे अस्पताल जहाँ पे कि नॉन कोविड की अरेंजमेंट अच्छा है और वो अपना ट्रीटमेंट जारी रखें। जी। और जहाँ तक संबंध है संक्रमण होने का, तो बच्चों को संक्रमण
की संभावना कम रहती है, उनमें बीमारियां माइल्ड होती है, किंतु फिर भी प्रिकॉशन लेना उतना ही आवश्यक है। उनको भी आप मास्क लगा के रखें, डिस्टेंसिंग का सिखाएं और हैंड वॉशिंग उनको भी सिखाएं। जी, और डॉक्टर नीरज, बच्चे इस इन्फेक्शन को स्प्रेड करने का एक बड़ा सोर्स हो सकते हैं? जी, बच्चे बेशक से उनको सिम्टम बहुत माइल्ड हो या ना भी हो, किंतु वो भी संक्रमण का कारण बन सकते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि वो मास्क लगाना, डिस्टेंसिंग और उनको हैंड वॉशिंग की आदत डालना उनको भी सिखाना आवश्यक है। जी, और इस बीच हम रुख करते हैं उड़ीसा का, जहां से गोविंद चंद जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। गोविंद जी नमस्कार, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो जी, नमस्कार। और पराक्रम दिवस और गणतंत्र का दिवस को एडवांस बहुत बहुत शुभकामनाएं आकाशवाणी को। आपको भी आकाशवाणी परिवार की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। और मेरा सवाल है सर कि ये जो वैक्सीन दिया जा रहा है, ये शरीर के कौन सी पार्ट में दिया जा रहा है सर? और ये दो बार जो दिया जाएगा, एक ही पार्ट में दिया जाएगा कि उसका बदल करके दिया जाएगा सर? जी डॉक्टर नीरज, वैक्सीन कहाँ पर लगाई जा रही है? और जो है जी, और इनका दूसरा सवाल ये है कि जो उसकी दूसरी डोज होगी, क्या वो भी उसी जगह लगाई जाएगी जहाँ पहली डोज लगाई गई थी? कैसा है, जो गाइडलाइन है कि इसमें डेल्टॉइड यानी कि जो आपके कंधे पे ये लगाई जाएगी। पहले जैसे हम लेफ्ट कंधे पे लगा रहे हैं, तो दूसरी डोज हम राइट कंधे पे दे देंगे। ये बहुत छोटी सी डोज है, बहुत कम अमाउंट है और कोई रिएक्शन नहीं है। अगर किसी व्यक्ति का किसी वजह से अगर डेल्टॉइड में नहीं दे सकते हैं, तो फिर उस स्थिति में हिप में दी जाएगी। डॉक्टर नीरज, ये कितने ml की डोज होती है कोविड वैक्सीन? 0.5 ml होती है। जी, तो बहुत ही छोटी सी डोज, जैसा कि आपने कहा कि 0.5 ml तो बहुत ही कम मात्रा हुई, तो लगवाने में भी कोई दिक्कत या किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और इस बीच बाड़मेर से हमारे साथ हमारे अगले कॉलर जुड़ गए हैं, असलाराम जी। हेलो नमस्कार जी, नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जी, असलाराम, पतलिया गांव पोस्ट रोहिला, पश्चिम तहसील शेरवा, जिला बाड़मेर से बोल रहे हैं। जी असलाराम जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? हम जानना ये सारे जो ये वैक्सीन का कोरोना का टीका लगेगा, इसके बाद में हम खेत में कितना उनके बाद में काम करने चाहिए? जी, ये भी एक सवाल है डॉक्टर नीरज की, कोरोना का टीका लगवाने के बाद क्या किसी तरह के आराम की जरूरत है या व्यक्ति तुरंत काम पर वापस जा सकता है? देखिए, हम लोग तो हेल्थ केयर वर्कर हैं। टीका लगाने के आधा घंटे के पश्चात ही अपना पूरा कार्य करना शुरू कर दिए थे और अगले दिन तो हम लोग अपनी जो रेगुलर रूटीन एक्सरसाइजेज है वो सब कर रहे थे। तो इसमें किसी प्रकार की आराम की आवश्यकता नहीं है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप पूर्ण कार्य कर सकते हैं। जी, और एक सवाल ये आता है कि जब हम टीका लगवा देते हैं तो कितने दिनों के बाद हमारे शरीर में एंटीबॉडीज का निर्माण शुरू हो जाता है? इसमें ये कहा जाता है कि सेकेंड डोज जो 28 दिन के पश्चात लगेगी, उसके 2 हफ्ते के बाद एंटीबॉडी का लेवल सफिशिएंट होगा आपके प्रोटेक्शन के लिए। यानी कि 6 वीक्स लगा लीजिए फर्स्ट डोज से 6 वीक के बाद। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ लोगों में ऐसी भी भ्रांति है कि आपने वैक्सीनेशन लगवाया और इसके बाद आपको लापरवाही नहीं करनी है, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अनुरोध किया है कि आपका वैक्सीनेशन तो हो रहा है लेकिन आपको ढिलाई नहीं बरतनी है, बल्कि और कड़ाई से रहना है, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी डेवलप होने में समय लगेगा। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बार बार इसी बात पे एम्फसाइज किया जा रहा है कि वैक्सीनेशन लेने का पूरा कोर्स लेना आवश्यक है, दोनों डोज लगवाना आवश्यक है। दूसरी डोज के 15 दिन के पश्चात ही आप में एंटीबॉडीज बनेंगी। इस तक आपको जो आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, मास्क, हैंड वॉशिंग और डिस्टेंस, उसमें कोई ढिलाई नहीं करनी है। और उसके बाद भी जरूरी नहीं कि वो आपके अंदर इतनी एंटीबॉडी बने कि आपको सीरियस इन्फेक्शन से बचा सके। इसलिए जितना लंबे समय तक आप ये प्रिकॉशन रख सकते हैं, आपको रखना चाहिए। जी, और डॉक्टर नीरज, वैक्सीनेशन के लिए ड्यू डेट या किस तारीख पर उसे टीका लगवाना है, इसकी जानकारी कैसे मिल रही है लोगों को? जो रजिस्टर्ड लोग हैं उनको कोविन ऐप से मैसेज आता है कि किस सेंटर में कितने बजे आपको पहुंचना है। लोग को पर्सनल तरीके से भी कांटेक्ट करके बताया जाता है
वहां पे आपको अपना फोटो आईडी कार्ड के साथ लेना पहुंचना आवश्यक है। आधा घंटा आपको बैठना पड़ेगा। वैक्सीन लगने के पश्चात आपको मैसेज भी आता है कि ये आपको लग चुका है वैक्सीन, और आपको अगर कोई तकलीफ होती है तो आपको किससे मिलना है और कहाँ जाना है जी। और दूसरे वैक्सीन के टाइम पे भी आपको मैसेज आएगा। और डॉक्टर नीरज, क्या कोई ऐसा सर्टिफिकेट भी आता है या कोई ऐसा आपके पास पत्र भी होता है कि आपका वैक्सीनेशन पूरा हो चुका है? हाँ, वैक्सीनेशन के पश्चात आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा कि आपको वैक्सीनेशन की डोज पूरी हो गई है, और आपको एसएमएस तो आता ही है कि आपको ये वैक्सीन इस दिन इस समय लगी है, वो भी आपके लिए एक रिकॉर्ड है। जी। और इस बीच बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से हमारे साथ तुफैल खान जी कार्यक्रम में जुड़ गए हैं। खान साहब नमस्कार जी, अपना सवाल पूछिए। जी, मेरा सवाल है। नमस्कार गफूर जी। नमस्कार जी, मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो टीका लग रहा है जी, ये लाइफ टाइम के लिए है या बाद में फिर दोबारा से भी वैक्सीनेशन कराना पड़ेगा दोबारा से? जी डॉक्टर नीरज, ये जानना चाहते हैं कि कोविड का जो टीका है ये कितने दिनों तक प्रभावी रहेगा, इसकी लॉन्गिविटी या इसकी अवधि कितनी रहेगी? देखिए, सारे वायरल वैक्सीनेशन की भांति ये भी एक वैक्सीनेशन है। इसमें अभी जो टीका लगाया जा रहा है उसमें सेकेंड डोज बूस्टर डोज है, और ये माना जा रहा है कि इसकी इम्यूनिटी लास्टिंग रहेगी, किंतु ये हम समय के साथ ही बता पाएंगे कि इसको, क्योंकि वायरस में चेंज आ सकते हैं, तो हो सकता है कि इसके लिए आपको समय समय पे इसकी जो नई वैक्सीन आएगी उसके अनुसार आपको लेना पड़े। लेकिन अभी फिलहाल ये वैक्सीन जो लगेगी इसका असर लंबे समय तक रहेगा, ये लाइफ लॉन्ग रहेगा, इसमें अभी जानना बाकी है। जी। और अब हम आज के कार्यक्रम के लास्ट कॉलर को भी ले लेते हैं। धर्मेंद्र जी जुड़ गए हैं कार्यक्रम से। धर्मेंद्र जी नमस्कार। हेलो जी धर्मेंद्र जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। नमस्कार सर, मैं ये 2 प्रश्न आपसे पूछूंगा। जी। पहला प्रश्न तो यह है, जैसे वैक्सीनेशन हुआ है जी। और उसके बाद कुछ साइड इफेक्ट की खबरें आई हैं, दुष्प्रभाव हुआ है लोगों पर जी। तो ये क्या बहुत विषम परिस्थिति है या माइनर है? जी डॉक्टर साहब, ये इन्होंने सवाल पूछे हैं और आपने खुद, जैसा कि हमने बात की, खुद भी वैक्सीन लगवाई हुई है, तो इसका जवाब दीजिए कि क्या इसके कोई साइड इफेक्ट्स क्या कुछ हो सकते हैं और कितनी सुरक्षित है? इसमें बहुत ही माइल्ड इफेक्ट कुछ देखने में आते हैं, जैसे कि जहाँ पे इंजेक्शन लगता है वहाँ हल्का फुल्का दर्द हो सकता है, किसी को हेडेक हो सकता है, या किसी को थोड़ा बॉडी एक या माइल्ड फीवर भी हो सकता है। किंतु ये जो इफेक्ट है इनकी मात्रा बहुत कम है, यानी कि जो पहले दिन में अगर 22,000 लोगों को लगा था तो लगभग कोई 400 लोगों को इस तरह के माइल्ड इफेक्ट आए थे, और 15 ही ऐसे व्यक्ति थे जिनको कि थोड़ा से एडमिशन की आवश्यकता थी। यानी कि कुल मिलाकर के इसकी परसेंटेज बहुत ज्यादा कम है, बहुत सेफ है, और किसी प्रकार के सीरियस साइड इफेक्ट्स अभी तक या किसी की मौत अभी तक नहीं हुई है, कोई सीरियस साइड इफेक्ट नहीं हुआ है। जी डॉक्टर नीरज, इसी नोट पे कि इस वैक्सीन का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, अब समय इजाजत नहीं दे रहा कि हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं। आप कोविड-19 के इस विशेष कार्यक्रम से जुड़े और अपने श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद। श्रोताओं, आपसे यही कहेंगे कि डॉक्टर नीरज गुप्ता ने आपको कोरोना से बचने के लिए जो भी सावधानियां बताई हैं आप उनका पालन कीजिए। कोरोना का खतरा अभी भी बरकरार है, इसलिए आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते रहिए। आप स्वस्थ और खुशहाल रहें, इसी कामना के साथ दीजिए मुझे अनुमति। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता सिद्धार्थ सिंह। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर नीरज गुप्ता। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा पता है AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।